वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे एजुकेशन बीए फोर्थ सेमेस्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और आप देखिएगा कि आपकी परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। हालांकि लिखित मॉडल पेपर भी मैं तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही आपके समक्ष वो भी आएगा। अधिकतर विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं अब की बार ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं। कुछ विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं, तो लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों के मॉडल पेपर आपके चैनल पर यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको मिलते रहते हैं। तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप देखेंगे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हर एक जो है मोड में, यानी कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों मोड की जो परीक्षाएं आपकी होती हैं, दोनों की तैयारी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर करवाई जाती है। न्यू मॉडल पेपर है 2024, 25, 26 की परीक्षाओं के लिए एजुकेशन का यानी कि शिक्षा शास्त्र का। शिक्षा शास्त्र में आपको बीए के चौथे सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। अगर आपको बता दूं, चाहे आपका सब्जेक्ट मेजर में शिक्षा शास्त्र है, चाहे माइनर में आपका सब्जेक्ट है, दोनों में आपको एक प्रकार से शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य ही पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आपको पढ़ना है बीए के चौथे सेमेस्टर में, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग इन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। टॉप 100 अब एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को बहुत ही मेहनत से मैंने ढूंढा है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न है, किसने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है? बताएं। क्रो एंड क्रो, या वाटसन, स्किनर या वारेन, ये सब शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। अब आप ये बताएं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशंस, इन दोनों का अध्ययन करता है। यानी मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता है? मानव के व्यवहार का और मानव के बीच जो संबंध होते हैं उन संबंधों का अध्ययन होता है। ये बात क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो ये हस्बैंड वाइफ है, यानी कि पति पत्नी है दोनों। ठीक है, और दोनों लोगों की ये संयुक्त परिभाषा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्लियर ये बात? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न दूसरा नंबर, मनोविज्ञान की परिभाषा का आधुनिक रूप क्या? यानी मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, फिर चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, फिर चेतना का विज्ञान है, उसके बाद में फिर आई परिभाषा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान में ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, तो ये व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान। आधुनिक रूप की जो परिभाषा या आधुनिकता में जो परिभाषा दी जाती है वर्तमान में मनोविज्ञान की, वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जाती है। क्लियर? आगे देखिएगा, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, रियल साइंस है। ये रियल साइंस है किसका? बिहेवियर एंड आचरण का। किसके? कौन? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा? वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मैकडुगल या कोहलर? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मैकडुगल की ये परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में पिछली बार पूछे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मस्तिष्क का त्याग किया और उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये बात किसने कही थी? जैसे कि अगर मैंने शुरुआत में बताई, देखिए, पहले सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की परिभाषा को देते हुए कहा कि मनोविज्ञान मन या आत्मा का विज्ञान है। फिर कुछ विद्वानों ने आए, मतलब कुछ विद्वान आए और इस सिद्धांत का खंडन किया। ये नहीं बोला कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं, इस बात का खंडन किया और कहा कि मनोविज्ञान आत्मा नहीं, मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर उसके बाद में कुछ विद्वान आए और ये मस्तिष्क वाले सिद्धांत का भी खंडन हुआ। फिर उसके बाद में कुछ लोग आए, कुछ विद्वान, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना ही मन का, ना ही मस्तिष्क का, वास्तव में मनोविज्ञान तो चेतना का विज्ञान है। फिर क्या हुआ? कुछ विद्वानों की लाबी आई, उन लोगों ने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना ही मस्तिष्क का, ना मन का, ना चेतना का, वास्तव में मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार विधि को स्वीकार करता है। तो इसीलिए ये कथन कहा किसने? इस कथन को कहा था किसने? अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय ने कथन कहा था। वुडवर्थ महोदय ने एक मॉडल भी प्रस्तुत किया है, यस ओ आर मॉडल।
SOR मॉडल किसने दिया, आपसे प्रश्न बन सकता है, पिछली बार 2024 की परीक्षा में आया था। तो ये मॉडल दिया है वुडवर्थ महोदय ने, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, ये पुस्तक बड़ी फेमस है, परीक्षा में ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, कई विश्वविद्यालय में पूछा गया है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, देखिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, उसमें प्रश्न बन सकते हैं। आपको बता दूं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, उसमें प्रश्न बन सकते हैं। जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, उसमें परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, उसमें ये प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा कानपुर विश्वविद्यालय CSJM यानी छत्रपति साहू जी महाराज, उसमें भी ये प्रश्न बन सकता है। ये सब ऑब्जेक्टिव परीक्षा करवाने वाली विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव होंगी। हालांकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हमेशा ऑब्जेक्टिव ही होता है, 6 के 6 सेमेस्टर। राम मनोहर लोहिया में लिखित ही होता है, ठीक है। तो डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, इस पुस्तक को किसने लिखा, डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी जेम्स ड्रेवर की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, विश्व में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की जो पाठशाला प्रयोगशाला स्थापित की गई विश्व में, वो स्थापित की गई थी लिपजिंग में। लिपजिंग एक विश्वविद्यालय है जो कि जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पर है भैया, जर्मनी का एक विश्वविद्यालय है लिपजिंग, ठीक है। वहीं पर जो है जर्मनी, मतलब लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो कि जर्मनी में है, वहीं पर 1879 ईस्वी में, यानी कि 1879 ईस्वी में एक व्यक्ति थे विलियम बुंट, उन्हीं विलियम बुंट के द्वारा विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा, लिपजिंग यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न है, व्यवहार के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से कौन संबंधित है, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, कोहलर या स्किनर, बताएं। व्यवहार के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से संबंधित है मैकडूगल, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बिहेवियर पुस्तक को लिखा है किसने, वाटसन महोदय ने लिखा है। और वाटसन महोदय ही, एक बात जान लीजिए, व्यवहारवाद के जनक की अगर बात की जाए, व्यवहारवाद के जनक कौन है, आपसे पूछेगा व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो व्यवहारवाद के जनक भी कौन है, वाटसन महोदय हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे आज के वीडियो के माध्यम से। आगे देखिएगा, ऐसे ही आप हर एक सब्जेक्ट की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है BA करेकर, उसको भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। BA करेकर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, BA करेकर यूट्यूब चैनल, ठीक है। नीचे लगा हुआ है BA करेकर, ठीक है। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, मानव विकास के मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाकी और मॉडल पेपर मैं देता रहूंगा, ये एक मॉडल पेपर है मात्र, बाकी और मॉडल पेपर मैं दूंगा ऑब्जेक्टिव का, और लिखित का भी मॉडल पेपर आपको मिलेगा। वैसे 2023 में विभिन्न विश्वविद्यालय में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित के भी, वो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। देखें, चलिए, नहीं तो मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट करूंगा, अब 2-3-4 दिनों में मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के 2024 की। तो उसमें आप देखेंगे तो मैं उन प्रश्नों, मतलब उन क्वेश्चंस पेपर को भी संकलित करवा दूंगा, ठीक है। देखिए, प्रश्न है, मानव विकास के मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बताएं। मानव विकास के मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादकों में नाम किसका आता है, सिगमंड फ्रायड का, ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं, सिगमंड फ्रायड करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास सदैव किसकी ओर अग्रसर होता है, परिपक्वता की ओर, अधिगम यानी अधिगम माने होता है लर्निंग, वातावरण यानी कि आप समझते हैं वातावरण, वृद्धि यानी विकास, बताएं। तो विकास जो होता है सदैव किसकी ओर अग्रसर होता है, परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से है, ये कथन किसने कहा, बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से, ये कथन किसने कहा था, ये कथन डमलेन का है, वान डमलेन, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बालक का विकास किसी, मतलब बालक का विकास काम प्रवृत्ति के अनुसार ही होता है। बालक का विकास, यहाँ पर विकास कर लेंगे, ठीक है, ये गलत, विकसी गलत लिख गया। बालक का विकास काम प्रवृत्ति यानी कि जो एक प्रकार से जो कामेच्छा होती है, या जो लिबिडा जिसको बोलते हैं, लिबिडो, ठीक है, बताएं। यानी कि जो एक प्रकार से काम उत्सुकता जो होती है, यानी कि बालक का जो काम प्रवृत्ति के अनुसार, मतलब कि बालक का विकास काम प्रवृत्ति के अनुसार ही होता है, ये कथन किसने कहा था,
तो इस कथन को कहने वाले जो विद्वान है उनका क्या नाम है? उनका नाम है सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है, वह विकास कहलाती है। यह कथन किसका है? विकास की परिभाषा को देते हुए ये किसने कहा कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर के, भ्रूण अवस्था मतलब कि जब बच्चा माता के गर्भ में ही है, भ्रूण रूप धारण करता है बच्चा माता के गर्भ में यानी पेट में, वहां से लेकर के प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था का मतलब कि 18 साल से ऊपर जब बच्चा हो जाता है तब तक वहां तक गुजरता है, उसी अवस्था को विकास कहा जाता है। ये परिभाषा विकास की मुनरो की है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न परीक्षा में 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होते हैं। यह कथन किसका है? तो विकास की परिभाषा को देते हुए जेम्स ड्रेबर ने कहा था कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन होता है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है या अग्रसर होता है। ये बात जेम्स ड्रेबर की है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी बार परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, बालक के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो बालक के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला जो इसमें से तत्व है वो है आपका, देखिए, बालक के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाले तत्व में इसमें बुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में वंशानुक्रम का कितने प्रतिशत योगदान होता है? तो बालक के विकास में वंशानुक्रम का योगदान जो है लगभग 80% के आसपास होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में, अच्छा कहीं कहीं पर आपको 50-50 मिलता है कि परिवार का मतलब बालक के विकास में जो है क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम का 50% और 50% आपका वातावरण का प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप कहीं कहीं पर देखेंगे 80 और 20 का उसमें मिलता है। तो बालक के विकास में वंशानुक्रम के महत्व को स्पष्ट किया है। बालक के विकास में वंशानुक्रम के महत्व को स्पष्ट किया है किसने? टर्मन ने भी जो है इसको मतलब महत्व बताया है, कार्ल पियर्सन ने भी बताया है, थॉर्नडाइक ने भी बताया है। यानी इन सभी विद्वानों ने बालक के विकास में वंशानुगत के महत्व को स्पष्ट किया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बालक के विकास पर अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास मतलब का प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाता है कब? जन्म से पूर्व या जन्म के पश्चात या शैशवावस्था में या युवावस्था में? तो बालक के विकास पर अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाता है जन्म से पहले से ही, जन्म से पूर्व। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बालक के विकास में वातावरण का कितने प्रतिशत योगदान रहता है? अनुवांशिकता का या वंशानुक्रम का 80% रहता है और वातावरण का लगभग 20% यानी 20%। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर और लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही बारीकी के साथ आप लोग हर एक चीज़ को समझ रहे हैं। अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में यही प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। बाकी और मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। चलिए, प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की क्या विशेषता नहीं है? देखिए, शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, बिल्कुल होता है। मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है। दूसरों पर निर्भर भी शैशवावस्था में बच्चे रहते हैं। नैतिकता का विकास इसमें कम होता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है। यानी कि शैशवावस्था की विशेषता नैतिकता का विकास होना नहीं है, नैतिकता का होना नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में प्रथम संवेगात्मक अभिव्यक्ति का प्रारूप क्या है? डर, क्रोध, प्रसन्नता या सामान्य उत्तेजना? तो शैशवावस्था में प्रथम संवेगात्मक अभिव्यक्ति का जो प्रारूप है वो होता है सामान्य उत्तेजना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था शैशवावस्था को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था की अगर बात की है तो 0 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कही जाती है, ठीक है। इसमें शैशवावस्था को भी 3 भागों में आप बांटते हैं, ठीक है। मतलब कि शैशवावस्था मतलब पूर्व शैशवावस्था, मध्य शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, ठीक है। तो ये 0 से लेकर के 6 साल तक शैशवावस्था मानी जाती है बेसिकली। उसके बाद में आती है बाल्यावस्था, आपका मतलब कि 1 मिनट, हाँ बिल्कुल। तो 0 से लेकर के आपकी 6 वर्ष तक कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। 6 साल से लेकर के 12 वर्ष तक आपकी बाल्यावस्था रहती है। किशोरावस्था 12 साल से लेकर के 18 साल तक किशोरावस्था मानी जाती है, सर मतलब एक जो है, और 18 साल से ऊपर से लेकर के
और आपकी लगभग 30-35 वर्ष तक या फिर आगे आप देखेंगे तो प्रौढ़ावस्था मानी जाती है। तो इस तरीके से ये प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था की समय सीमा मैंने बता दी। हालाँकि अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने हिसाब से इसको बताया है, ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे शैशवावस्था तक का कार्यकाल बहुत सारे लोग जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक स्वीकार करते हैं कुछ विद्वान, ठीक है? और हरलाख महोदय शैशवावस्था को 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक बताते हैं। वैसे शैशवावस्था के बाद में जो है बाल्यावस्था को कई कैटेगरी में बाँटा जाता है। क्लियर? तो ये अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने हिसाब से बताया है, तो वो चर्चा करते रहेंगे। अगला प्रश्न है स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है? स्फूर्ति की अवस्था की अगर बात करें तो बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है, किसने कहा? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है, किसने माना है? बैलेंटाइन ने माना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शैशवावस्था की विशेषता है कल्पना, सीखने की तीव्रता, सामाजिक भावना का विकास या फिर उपयुक्त सभी। तो शैशवावस्था की विशेषता की अगर बात की है तो उपयुक्त सभी लगाएंगे। एक बात मैं आपको यहीं पर जो है आपको बता दूं कि जब कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि विशेषता है, लाभ है, हानि है, ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है? तो जब जरूर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा उपयुक्त सभी, और हमेशा वही प्रश्न सही होता है। ऐसी स्थिति में 90% क्वेश्चन आपके सही होते हैं, तो इसमें माइनस मार्किंग तो होता नहीं है। अगर आपको प्रश्न ना रहा हो और आपको डी उपयुक्त सभी दिया हो, ठीक है, और विशेषता, लाभ, हानि, ठीक है, और कारण ये सब पूछे जाएं आपसे, तो आप हमेशा डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी ये करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में बालक की विशेष रुचि मित्र मंडली में खेलने की होती है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किस अवस्था में बालक में या बालक की रुचि मतलब मित्र मंडली के साथ खेलने की होती है? तो बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किस अवस्था में बालक में सामाजिकता की भावना अत्यंत प्रबल होती है? किशोरावस्था में सामाजिकता की भावना अत्यंत प्रबल होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बालक में सामाजिकता की भावना का उदय कब होता है? बालक में सामाजिकता की भावना का जो उदय होता है, ये उत्तर बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था का मतलब बाल्यावस्था के थोड़ा बाद, यानी कि बाल्यावस्था को कई कैटेगरी में उत्तर पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। पूर्व माने बाल्यावस्था का जो पहला चरण होता है, उत्तर माने जो बाद का चरण होता है। अगला प्रश्न है बालक घर के वातावरण से ऊपर उठ करके बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करता है किस अवस्था में? तो ऐसी अवस्था कहलाती है उत्तर बाल्यावस्था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस अवस्था में बालक में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन की भावना का उदय होता है और वह उसमें हमेशा कंपटीशन में बच्चे आगे रहना चाहते हैं? ये उत्तर बाल्यावस्था की ही एक प्रकार से अवस्था, मतलब उत्तर बाल्यावस्था में ही ऐसा होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे कई प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ, स्किनर, क्रो एंड क्रो या गेट्स व अन्य? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ये कथन स्किनर का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अच्छे विद्वान है स्किनर। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, इस पुस्तक को किसने लिखा? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर ये पुस्तक बड़ी फेमस है। इस पुस्तक को लिखा है किसने? हल महोदय ने। हल का पूरा नाम है क्लार्क लियोनार्ड हल। क्लार्क लियोनार्ड हल महोदय ने प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नाम की पुस्तक लिखी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, अब की बार भी आ सकता है। अगला प्रश्न, सीखने के 3 प्राथमिक नियम किसने प्रतिपादित किए अथवा सीखने के नियमों के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के जो नियम है उसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक महोदय, ठीक है। थॉर्नडाइक महोदय के 3 प्राथमिक नियम हैं, जिसमें पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ये 3 नियम है जो कि सीखने के हैं, अधिगम के हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसे या किसने थॉर्नडाइक मतलब किसे थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं माना जाता इनमें से? तत्परता का नियम है उनका, ठीक है, अभ्यास का भी नियम है और प्रभाव का भी नियम है। समानता का नियम सीखने का नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के लिए आवश्यक है, सीखने के लिए क्या आवश्यक है बताएं? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के लिए आवश्यक होता है अभ्यास। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास के नियम प्रतिपादित किसने किए? थॉर्नडाइक, कोलर, हल या गुड? बताएं।
तो थॉर्नडाइक मतलब कि तत्परता, प्रभाव और अभ्यास के नियम को प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तत्परता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तत्परता के नियम का प्रतिपादन भी थॉर्नडाइक ने किया। ये सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने सीखने के प्राथमिक नियम है। सीखने के प्राथमिक नियम में कौन सा नियम है? अभ्यास का नियम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपयोग का नियम एक भाग, मतलब उपयोग का नियम का एक भाग है अभ्यास के नियम का। अभ्यास के नियम का एक भाग है उपयोग का नियम, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है? अधिगम माने होता है सीखना, लर्निंग, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। उद्दीपक प्रक्रिया या प्रतिक्रिया का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत, ये सब थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांतों में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी सिद्धांत थॉर्नडाइक के हैं। अगला प्रश्न है, सीखने का मुख्य नियम कौन सा है? सीखने का मुख्य नियम है इसमें, वो उसका नियम कौन सा है? प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप सभी लोग देखेंगे और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। प्रश्न है, उपलब्धि प्रेरक कैसा प्रेरक है? उपलब्धि प्रेरक, प्रेरक माने होता है मोटिवेशन, ठीक है, या मोटिवेटर। प्रेरक मतलब क्या होता है? मोटिवेटर। और प्रेरणा मतलब क्या होता है, या अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कथन किसने कहा था कि सीखना विकास की क्रिया है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा था? पिछली बार 2023 में प्रश्न पूछा गया था। सीखना विकास की क्रिया है, ये कथन स्किनर ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग किस पशु पर किया था? तो बिल्ली पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस प्राणी पर किया था? स्किनर ने कबूतर और चूहे पर अपना प्रयोग किया था। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवादी विचारधारा के प्रणेता कौन है? तो वर्दा मेयर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, बंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? बंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। ओके। अच्छा, कोहलर ने जिस बनमानुष पर प्रयोग किया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान नाम का एक बंदर था। उस बंदर को एक प्रकार से कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ और कई बंदरों को बंद कर दिया था कोहलर महोदय ने। फिर उसके बाद में हुआ क्या कि एक टेबल रखा हुआ था किनारे और केला लटका हुआ था पंखे में, और इधर से सारे बंदर कूद कूद कर उस केले को खाने का प्रयास कर रहे थे, तो केला नहीं खा पा रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो सुल्तान नाम का एक बूढ़ा बंदर था, उस बंदर ने दिमाग लगाया और स्टूल उठा करके बीच में रखा, उस पर चढ़ा और वहाँ से छलांग लगाई और केले को झपट लिया। पूरा 1 दर्जन केला सुल्तान नाम के बंदर को मिल गया और वो बंदर खा लिया। अब आप सोचो कि पहले सारे बंदर कूद-कूद करके मर गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया लेकिन वो नहीं पाए, ठीक है? तो लगातार उस बंदर ने देखा कि प्रयास हो रहा है इनका लेकिन वो त्रुटि कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि वो सही तरीके से सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये सिद्धांत मतलब कोहलर महोदय ने ही दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा, जिसमें उसने सुल्तान नाम के बंदर पर टेस्ट किया था ये। ओके, कई बंदरों के झुंड थे, उसमें सुल्तान नाम का बंदर था, उसने ही ये चीजें कर दिया था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, उपलब्धि प्रेरक कैसा प्रेरक है? मनोवैज्ञानिक या शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों? तो उपलब्धि प्रेरक जो है ये मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल मोटिवेटर है उपलब्धि प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मैक्सी या मैकलीलैंड ने किस प्रेरक का प्रयोग मतलब प्रेरक का व्यापक अध्ययन किया था, बताएं। मैकलीलैंड ने किस प्रेरक का व्यापक अध्ययन किया? तो उसने उपलब्धि परीक्षण का मतलब उपलब्धि प्रेरक का अच्छा अध्ययन किया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न पिछली बार आया था। अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, कथन किसका है? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। तो अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, यह कथन कहा था किसने? थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपकी बार भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न, प्रेरणा के दो मुख्य प्रकार हैं। प्रेरणा के दो मुख्य प्रकारों में एक सकारात्मक प्रेरणा यानी कि एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, और एक नकारात्मक प्रेरणा यानी कि निगेटिव मोटिवेशन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रेरक के कारण व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वीकृत कार्यों को करता है? बताएं, किस प्रेरक के कारण से व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वीकृत कार्यों को करता है? तो वो होता है अनुमोदक प्रेरक। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। बताएं, अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, किसने कहा? क्रेच और क्रचफील्ड ने कहा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत के जनक कौन है? उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत के जनक कौन है? फ्रायड, मैकडुगल, मैकलीलैंड या मैक्सलो?
तो मैकलीलैंड महोदय के द्वारा उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था और उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत के जनक माने जाते हैं मैकलीलैंड। करेक्ट आंसर होगा, बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? मुख्य अंग। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य अंग है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक को क्या कहते हैं? तो प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक को हम लोग अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है, प्रेरणा के अन्य स्रोत हैं जल, वायु, भोजन या चालक, उद्दीपक और प्रेरक। चालक, उद्दीपक और प्रेरक ये जो है प्रेरणा के अन्य स्रोतों में शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चालक, उद्दीपक और प्रेरक। प्रेरकों के स्रोतों में से एक इनमें से कौन सा है? प्रेरक के स्रोत में एक तो आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लिबिडो संज्ञा संबंधित है। लिबिडो, लिबिडो वैसे लैटिन भाषा का शब्द है। लिबिडो का मतलब होता है इच्छा, वासना या काम इच्छा। ठीक है, और लिबिडो की अगर बात की जाए तो ये वैसे तो अभिप्रेरणा से संबंधित है, मोटिवेशन से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, वुडवर्थ ने प्रेरणाओं को कितने भागों में बांटा है? प्रश्न पूछा जाता है, 3 भागों में बांटा है वुडवर्थ महोदय ने। ये बात भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक है, उसका नाम है ऑन मेमोरी। ऑन मेमोरी पुस्तक किसने लिखी है? ऑन मेमोरी पुस्तक के लेखक हैं ए बिंगहास। उसका क्या नाम है? ए बिंगहास महोदय ने ऑन मेमोरी नाम की पुस्तक लिखी है। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ओके, ध्यान रखिएगा। एक कथन बड़ा फेमस है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। पिछली बार प्रश्न पूछा गया था 2023 की परीक्षा में, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? यह कथन विलियम वुडवर्थ का है। किसका है? जो है वुडवर्थ महोदय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि स्मृति जो होती है सीखी हुई वस्तु का क्या है? सीधा उपयोग होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, किसने कहा था? तो स्टाउट महोदय ने कहा था। स्टाउट ने क्या कहा था कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और एक कथन है, आदतें व्यक्तित्व का आवरण है। किसने कहा था? आदतें व्यक्तित्व का आवरण है, इसको क्लेपर महोदय ने कहा था। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नता मतलब व्यक्तिक भिन्नता की अवधारणा ने किस शिक्षण विधि को जन्म दिया है? बताएं। व्यक्तिक भिन्नता की जो अवधारणा है, इसने डाल्टन विधि को जन्म दिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाल्टन एक शिक्षण विधि है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है इनमें से। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। हर व्यक्ति का शरीर भी अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का चेहरा अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के अंदर बुद्धि अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का दिमाग सेट अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। ऐसे हर व्यक्ति के जो सोचने समझने परखने की, किसी चीज़ को देखने समझने की जो एक प्रकार से पावर होती है, उन सभी में भिन्नता आपको देखने को मिलती है। यही भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत भिन्नता के कारण में शामिल नहीं है इनमें से। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण में जनसंख्या वृद्धि शामिल नहीं है। बाकी यौन भेंट मतलब कि यौन भेद का मतलब होता है सेक्स डिफरेंस, मतलब कि लड़का और लड़की दोनों की सोचने की क्षमता भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होती है। जाति भी एक प्रकार से अलग अलग, जातियां भी एक प्रकार से अलग अलग सोचती हैं। चूंकि उनका जो माइंड सेट होता है शुरू से वैसा ही होता है, क्योंकि शुरू से जिस घर में पले बढ़े उनकी सोच की नज़रिए जो होती है उसी जाति के या उसी पारिवारिक माहौल में जो पली है उसी जैसे होगी। ठीक है, वातावरण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता में यौन भेद, जाति और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि कारण नहीं है जाति मतलब व्यक्तिगत भिन्नता का। अगला क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसने दी है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके? ये कथन किसने कहा था? इस कथन को कहने वाले विद्वान है स्किनर महोदय। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण नीतिगत विभिन्नता कैसा कारण है? बताएं। वैज्ञानिक, जैविकीय, वानस्पतिक या शैक्षिक? वंशानुक्रम तथा पर्यावरण नीतिगत विभिन्नता का कैसा कारण है?
तो ये एक जैविकीय कारण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बालक गणित और विज्ञान में आगे है जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में आगे हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता या विभिन्नता का कारण है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है। बालक जो होते हैं वो मैथ ज़्यादा जानते हैं। आप देखें गणित वगैरह लड़कियां बहुत कम लेती हैं, लड़के बहुत ज़्यादा लेते हैं। विज्ञान भी लड़के बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। लड़कियां जो हैं ये भाषा वगैरह यानी कि अंग्रेजी में बोलने में बड़ी माहिर होती हैं। शुरू से अंग्रेजी इनको अच्छी लगती है और अंग्रेजी लड़कियों के मुँह से जब अंग्रेजी जो है कोई सुनता है तो अच्छा भी लगता है। तो ये भाषा बोलने में कोई भी भाषा बोलेंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, मधुर लगेगा। ठीक है? सुंदर हस्तलेख यानी कि इनका राइटिंग भी ठीक-ठाक होती है। कला, आर्ट वगैरह बड़ी अच्छी बनाती हैं लड़कियाँ। ऐसे ही आप देखेंगे कढ़ाई बुनाई का काम हो गया या खाना बनाने का काम हो गया, ये सब अच्छा करती हैं ये लड़कियाँ, मतलब एक नेचुरल होता है इनके अंदर। बाकी का गणित और विज्ञान लड़कियाँ नहीं पढ़ती, बहुत पढ़ती हैं, बहुत आगे-आगे साइंटिस्ट हैं, बड़ी-बड़ी लड़की मतलब कि बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं लड़कियाँ। तो ऐसी ऐसी बात नहीं, लेकिन एक ज़्यादातर जो देखा गया है, उसके हिसाब से मनोवैज्ञानिकों ने जो पाया उसके हिसाब से ये प्रश्न है, ठीक है? तो डी ऑप्शन व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है, इसके कारण से होता है। व्यक्तिक भिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बताएँ। व्यक्तिक भिन्नता के मतलब वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत गाल्टन महोदय ने की थी वैसे सबसे पहले 1800 जो है 79 में 1879 में गाल्टन महोदय के द्वारा व्यक्तिक भिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत की। उसके बाद में टर्मन, पियर्सन इन सभी लोगों ने करी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी लोगों ने वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत करी। वैसे इन सभी ने करी थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न मनुष्य के रंग, रूप, भार, कद, यौन भेद, सेक्स डिफरेंस, शारीरिक परिपक्वता, ये सभी कारण है। किसके कारण है ये सब? ये सब व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिक विभिन्नताओं का कारण है। जैविकीय, सामाजिक, वैज्ञानिक या शैक्षणिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल रीजन है यानी सामाजिक कारण है। अगला प्रश्न व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है। व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है अधिगम यानी कि सीखना, लर्निंग, रुचि यानी इंटरेस्ट, लिंग भेद यानी कि सेक्स डिफरेंस। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता के ये सभी आधार हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। प्रश्न आ चुका है प्रशिक्षण योग्य मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, बताएं। प्रशिक्षण योग्य यानी ऐसी मंद बुद्धि जो कि प्रशिक्षण के योग्य हो। प्रशिक्षण योग्य मंद बुद्धि बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70 से 90 के आसपास होती है। वैसे तो मंद बुद्धि बालकों की केवल मंद बुद्धि बालक पूछे 50 से 60 के बीच आपका लगता है, लेकिन प्रशिक्षण योग की बात कर रहा है तो यहाँ पर मंद बुद्धि 70 से 90 आप मान सकते हैं, ठीक है। 100 से 110 सामान्य बालक आप मान सकते हैं। वैसे 90 से 100 आप मान सकते हैं सामान्य, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि की खोज करने वाला किस देश का रहने वाला था? ब्रेल लिपि की खोज करने वाला जो था ये फ्रांस देश का रहने वाला था। फ्रांसीसी विद्वान है, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक है, लुई ब्रेल उनका नाम है। क्या नाम था? लुई ब्रेल, ठीक है। लुई ब्रेल नाम के व्यक्ति ने इस लिपि की खोज करी थी। ब्रेल लिपि मतलब लुई ब्रेल ने खोज करी थी, फ्रांसीसी विद्वान है, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। वास्तव में इस लिपि के प्रयोग की अगर बात की जाए तो 1821 में सबसे पहले की थी। किसने? लुई ब्रेल ने। फ्रांस के निवासी थे, फ्रांस के विद्वान हैं। और इस लिपि का क्या यूज़ होता है? इस लिपि का उपयोग होता है जो नेत्रहीन लोग हैं यानी कि जो एक प्रकार से जन्मांध व्यक्ति हैं, नेत्रहीन है, जो अंधे व्यक्ति हैं, नहीं देख पाते हैं बेचारे, उनको पढ़ने लिखने के लिए इस लिपि का प्रयोग किया गया, ब्रेल लिपि का। आगे देखेंगे ओस्ट के द्वारा पढ़ना विधि से कौन सीख सकता है? तो ओस्ट के द्वारा यानी कि ओठ को देख करके ये जान जाना कि भाई क्या कह रहा है कोई व्यक्ति, ये बहरे व्यक्ति जो होते हैं ज़्यादा सीख सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान देहरादून में जो स्थित है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 के आसपास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यूनेस्को ने विकलांग दिवस कब घोषित किया? यूनेस्को ने विकलांग दिवस 1981 में घोषित किया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान जो स्थित है ये कोलकाता में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे दृष्टिहीन विकलांग संस्थान जो है ये देहरादून में है। अपंग मतलब एक प्रकार से हड्डी टूट हो, यानी राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो है ये कोलकाता में है, या अपंग विकलांग की बात करें तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है अली यावर राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान कहाँ है? अली यावर राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर है भी?
ये भी कोलकाता में है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विश्व विकलांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर अगर इसमें कहीं दिया हो, यहाँ पर मार्च दिया है, ठीक है, गलत चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं। वैसे जो है यहाँ पर आप सी ऑप्शन लगा देंगे, मार्च के तृतीय रविवार को कहीं कहीं पर मिलता है, लेकिन ये गलत है। वैसे 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस के रूप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, श्रवण बाधिता के मापन की इकाई है। श्रवण बाधिता के मापन की इकाई डेसिबल में होती है। श्रवण को मतलब सुनने की जो वो होती है उसको आप डेसिबल में मापते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दिव्यांग बालक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दिव्यांग बालक 10 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वर्णांधता संबंधित है, वर्णांधता एक रोग होता है जो संबंधित है वंश और परंपरा से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। बताएं। अच्छा, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती भैया? मंद बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है 70 से कम, 75 से कम या 85 से कम, ये सभी होती है मंद बुद्धि बालक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 70 से कम वाले जो बच्चे होते हैं वो एक प्रकार से मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक कहे जाते हैं। अच्छा, बुद्धि लब्धि निकालने का जो तरीका है, आप लोग अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं। बुद्धि लब्धि को अंग्रेजी में इंटेलिजेंट कोसेंट कहा जाता है, जिसको आप आई क्यू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक, क्या बोलते हैं? आई क्यू, यानी कि बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट कोसेंट। आई माने इंटेलिजेंट, क्यू माने कोसेंट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है मानसिक आयु, ऊपर रहेगी मानसिक आयु, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु गुणे 100। अब इसमें ये मानसिक आयु क्या है, यानी कि कोई बच्चा है, मान लेते हैं वो वास्तव में मान लेते हैं वो 20 साल का है, लेकिन वो कैसे व्यवहार कर रहा है, वो 15 साल के बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे उसका निकालेंगे, क्या होगा? तो 15 साल जैसे बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है, यानी कि उसकी मानसिक आयु 15 साल है, वास्तविक आयु 20 साल है, लेकिन 15 साल बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है, गुणे 100 कर देंगे, उसका निकाल लेंगे। तो 0 से 0 काट दिया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 पचे कितना होगा? 75। यानी वो बालक कैसा है? वो बालक मंद बुद्धि बालक है, ठीक है। 75 इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकला उसका आईक्यू लेवल, ठीक है। तो आईक्यू लेवल ऐसे निकाला जाता है, क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, मोरोन टाइप के, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 50 के आसपास होती है, 50 या 60, ठीक है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो 120 से 140 के आसपास उनकी बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षण सीखने की शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? शिक्षण की परिभाषा को देते हुए इस कथन को बर्टन महोदय ने कहा था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, शिक्षण की विशेषता इनमें से कौन सी है? देखिए, स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति शिक्षण की विशेषता होती है। शिक्षण माने होता है ट्रेनिंग, ठीक है, शिक्षण माने एक प्रकार से शिक्षण दिया जाता है। छात्रों की प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना, बिल्कुल ठीक है। छात्रों की प्रगति का मापन और मूल्यांकन करना, यह सब शिक्षण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ाना, टीचिंग शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण संबंधी समस्त क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जाता है? शिक्षण संबंधित समस्त क्रियाओं को लगभग 3 भागों में, मतलब आप 3 भागों में बांटते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के डैश में घटित होता है, यानी किस में घटित होता है, बताएं। अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के व्यवहार में घटित होता है, बिहेवियर में घटित होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहते हैं। यानी कि बच्चा 2 साल का जब था तो वो उतना ज़्यादा नहीं जानता होगा, उतने उसके व्यवहार में उतना परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब बच्चा 4 साल का होगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा जरूर, ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जा सकता है। शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जा सकता है प्रस्तुतिकरण में, प्रदर्शन में या कार्य करने में। तो शिक्षण की क्रियाओं को आप विभाजित कर सकते हैं इन सभी में, प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण और कार्य करने में, सभी में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के कितने पक्ष होते हैं?
ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। ये कथन शिक्षण की परिभाषा को देते हुए किसने कहा था, मतलब अधिगम की परिभाषा को देते हुए किसने कहा था? गेट्स महोदय ने कहा कि अधिगम जो होता है ये अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन जो होता है वही अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि होती है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह कथन किसका है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है। इस कथन को कहा था B.O. स्मिथ ने। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का ये है। देखिए प्रश्न है कि शिक्षण की प्रकृति है, यानी शिक्षण का जो नेचर है वो कैसा है। नेचर, शिक्षण एक सोउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि इसका एक उद्देश्य होता है शिक्षण का। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, बिल्कुल है, ये बात भी ठीक है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। यानी शिक्षण की प्रकृति ये सभी हैं, उपरोक्त तो सभी, यानी कि ये सभी ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे और 10 लोगों से कम चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। ये आपका जिम्मेदारी है, आपका उत्तरदायित्व है, आप इसको निर्वहन जरूर करेंगे। मैं आपके साथ हमेशा तन मन धन सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इससे जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।